हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यदि हम कहें तो यह सबसे मूल टॉपिक है और यहाँ इसे सही तरीके से यदि कोई समझ लेते हैं, इसके आगे आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक है, सबको समझना आसान हो जाएगा। ये एमए में पढ़ रहे बच्चों के लिए और साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत ही काम देने वाली वीडियो है, बहुत ही लाभदायक वीडियो। तो मेरी ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में आपको चाहे जितनी भी परेशानी हो, उन सब की समस्या का समाधान यहाँ हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ जो इतिहास है, इसका क्या अर्थ है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, मतलब हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है। तो कई बार अनुमान होता है कि हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ है, लेकिन इतिहास के संबंध में ऐसी बात नहीं है। इतिहास का अर्थ ही होता है कि ऐसा हुआ है और निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है। इतिहास का संबंध अब जब हो चुका है तो जाहिर सी बात है, इतिहास का जो संबंध है वह किससे है, वह बीते हुए समय से है। बीत चुकी समय में जो घटना घटी है, इतिहास का संबंध उसी से है। बीती हुई जो भी घटनाएं हैं वह क्या कहलाती है, वह इतिहास कहलाती है। इतिहास का संबंध बहुत सारे विषयों से है, यह बहुआयामी है। कहने का अर्थ कैसे यह बहुआयामी है, आप जैसे समझेंगे कि आप लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे, इतिहास आपको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। इतिहास मतलब इंग्लिश में उसे हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें आपने मुगलों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा और बड़े होने तक भी आपने हिस्ट्री एक अलग विषय के रूप में पढ़ा है। लेकिन क्या हमारा जीवन जो बीत चुका है वह इतिहास नहीं है? जब हमें कहा जा रहा है कि बीती हुई घटनाएं, जो कुछ भी बीती हुई घटनाएं हैं वह सब इतिहास है, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सभी तो इतिहास। हम जो भी विषय पढ़ें, चाहे वो हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, विज्ञान पढ़े, जो भी विषय हो, उन सब में जो कुछ भी बीते हुए समय में हुआ है वो सभी इतिहास है। इसलिए इतिहास का संबंध बहुत सारे विषयों से बताया गया है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका इतिहास से संबंध ना हो। यह बहुआयामी है। बहुआयामी का अर्थ इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, बहुत चीजों को यह अपने अंदर कैप्चर करती है। अब हम लोग साहित्य का एक परिभाषिक तौर पर, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास किसका है तो हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास समझना है, पहले ये साहित्य क्या है वो भी समझ लेते हैं। इतिहास तो समझ लिए, अब साहित्य क्या है, तो उसकी परिभाषा है, साहित्य मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। मतलब मनुष्य जो समाज में रहते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, जो कुछ भी वह सीखते हैं, और सांस्कृतिक पर्व त्योहार उत्सव, जो कुछ भी हमारे पहनावे ओढ़ावे, ये सब कुछ, खान पान, ये सब कुछ क्या है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और मनुष्य के इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जो विश्लेषण है, मतलब उसके बारे में गहन चिंतन करना, वो क्या है, उसके ऊपर विचार विमर्श करना, उसके बारे में लेख लिखना, उसके बारे में विचार करना मौखिक रूप से और लेखन के रूप में, वह सब क्या कहलाता है, वह सब साहित्य कहलाता है। अच्छा, विद्वानों ने साहित्य के संबंध में विभिन्न विभिन्न मत दिए हैं। विद्वानों का जो मत हुआ है वह एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि साहित्य का मर्म ही वही है कि वह हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल्य है उसका वो विश्लेषण करता है। तो अब हम लोग विद्वानों के मत को जानेंगे कि विद्वानों ने साहित्य के विषय में क्या कहा है। तो साहित्य के इतिहास के संबंध में, साहित्य का इतिहास के संबंध में निम्नलिखित मत है जो आपके सामने दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम इनको कहें तो हिंदी साहित्य के मूलाधार, महान विद्वान, महान चिंतक, इन्हें किन शब्दों से नवाजा जाए कहना मुश्किल है। इतने बड़े विद्वान अपने जीवन में हिंदी साहित्य के लिए जो इन्होंने किया है,
हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी ही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश का जो साहित्य होता है वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब वहां की जो जनता है उसकी जो चित्तवृत्ति है, मतलब उसके हृदय में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी वह महसूस कर रहा है, उन सबका संचित, मतलब उन सबका जमा प्रतिबिंब, उन सबका ही जमा छाया इतिहास होता है, साहित्य का इतिहास है। तब यह निश्चित है, तो उन्होंने कहा जब यह निश्चित हो चुका है कि साहित्य वहां की जनता के हृदय के अनुसार होगा, उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है, उसने जो महसूस किया, उसका जो माहौल है, उसके अनुसार ही वहां का साहित्य होगा। तो जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के अनुसार वहां का साहित्य है, तो यह भी निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के प्रतिबिंब में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उस जैसे जैसे जनता की चित्रवृत्ति बदलेगी, उसका हृदय के मनोभाव को बदलेंगे, वैसे वैसे वहां का साहित्य भी परिवर्तित होगा, बदलेगा। और आदि से अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियां बदली, उसके मन के भाव बदले, उस जैसे बदला, उसके अनुरूप ही साहित्य लिखे गए वहां के। और उन तमाम साहित्य को जब हम एक साथ पढ़ना शुरू करें, एक साथ उसका गहन चिंतन करें, तो वह परंपरा कहलाएगी। उन परंपराओं को परखते हुए हम साहित्य परंपरा के साथ उन सभी को साहित्य परंपरा के साथ एक मत होकर दिखाते हैं कि वो किस तरीके से साहित्य का रूप बदल गया वहां का। उन सबको एक दूसरे के साथ सामंजस्य दिखाए कि आज ये साहित्य इस तरह का लिखा जा रहा है, तो कल को किसी और तरीके से लिखा जा रहा है। तो आज साहित्य का विषय ये है, तो कल का साहित्य का विषय वो कुछ और हो गया। तो इन सबका आपस में सामंजस्य बैठाना, इन सबका एक दूसरे के साथ कुछ तालमेल है, इन सबको दिखाते हुए गहन चिंतन करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बहुत ही सुंदर परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा हुई है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये महान विद्वान है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कभी अगर आप सबको समय मिले तो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास का इन्होंने संपादन किया, बहुत ही सरल भाषा में उसे समझा जा सकता है, उसे जरूर पढ़िए। इन्होंने लिखा है, साहित्य की परिभाषा दी है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। जो इन्होंने इतनी बड़ी बातें इसमें कही है, उन्हीं को उन्होंने संक्षिप्त रूप से कहा है कि साहित्य का जो इतिहास है, वहां की जनता की जो बदलती हुई अभिरुचि, मतलब उसका इंटरेस्ट जिस जिस चीज में है, वो जैसे इंटरेस्ट है और जैसे जैसे बदलती जा रही है, और उनकी जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं का अर्थ होता है इमोशंस, उनके इमोशंस जिस तरीके से बदलती गई, जिस क्षेत्र में भी अभी है, किसी विषय में प्रेम है, किसी विषय में गुस्सा है, जो कुछ भी है, उन सबका ही जो प्रतिबिंब है वह साहित्य है। वह उन सबका ही प्रतिबिंब साहित्य का इतिहास होता है। दोस्तों, यह तो हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है हम लोग वह पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, यह आखिर शुरू कैसे हुई? तमाम साहित्य जो हिंदी जब से अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अब तक जितने उसके साहित्य लिखे गए, उन सबका एक विश्लेषण करना, एक पूरा नोट्स रेडी करना, आखिर इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया? तो इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने सबसे पहले शुरू किया, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत फ्रेंच विद्वान, कहाँ के विद्वान है? तो फ्रेंच विद्वान। और क्या नाम है उनका? तो गारसा द तासी। ये कौन है? ये यहाँ पर ये आ गया है, आप ये करेंगे। ये क्या है? तो ये आधुनिक युग तक विकसित हुई है। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा हुई, वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत हुई, वो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी से लेकर आधुनिक युग तक वो विकसित होती गई। स्टार्ट तो किया गया गारसा द तासी के द्वारा और आज तक वो लिखा जा रहा है। साहित्य इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। साहित्य इतिहास अगर हमें लिखना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होनी चाहिए, हम किन आधार पर मानेंगे कि इनके द्वारा रचित साहित्य इतिहास
सही मायने में इतिहास की कोटि पे है भी या नहीं, क्या वो सही मायने में साहित्य के इतिहास कहलाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले उसमें काल होना चाहिए, मतलब काल क्रमानुसार, काल, यहाँ काल इसको हटा देंगे। सबसे पहले तो उस इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार का ध्यान रखा जाना चाहिए, काल के अकॉर्डिंग कवि आने चाहिए। जैसे सबसे पहले आया है आदिकाल, उनके जितने कवि हैं सबको एक लाइन से उनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो काल क्रमानुसार का ध्यान रखते हुए कवियों की चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, शक संवत के अभाव में कुछ साहित्य इतिहास को इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। मतलब यदि किसी इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार नहीं है और शक संवत भी नहीं है, मतलब कब कौन जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लिखा गया है, इन सबका यदि अभाव है तो साहित्य इतिहास उन्हें नहीं माना जाएगा। तो कुछ साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं जिनमें इन सब का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके कारण इतिहास ग्रंथ उसे नहीं माना जा सकता है। तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में नहीं आने वाले जो ग्रंथ हैं वह कौन कौन है, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मतलब ऐसे ग्रंथ जिसमें ना तो काल क्रमानुसार का ध्यान रखा गया और ना ही शक संवत का ध्यान रखा गया। तो इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साहित्य इतिहास नहीं माने गए हैं। सबसे पहला नाम आता है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये मिलने को, ये क्वेश्चन मिलेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता किनके द्वारा रचित है, तो रचयिता है, इनके लेखक हैं, रचनाकार है गोकुलनाथ। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता मतलब गोकुलनाथ के द्वारा रचित है। दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, इनके रचनाकार भी गोकुलनाथ है। ये दोनों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VBI आप इसे कर लेंगे, ये आप इस नाम को नोट कर लेंगे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। हिंदी साहित्य इतिहास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये दो नाम तो भूलने का कोई अधिकार ही नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों के ही जो रचनाकार है वो है गोकुलनाथ। उसके बाद है भक्तमाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, नाभादास। भक्त नामावली कौन है, ध्रुवदास। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा इनके रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, इसमें कवियों के संग्रह के साथ उनके जीवन वृत्त है लेकिन इतिहास दृष्टि नहीं है। मतलब ये कालिदास हजारा जो है ये कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित है और इसमें कवियों के जो संग्रह के साथ है, मतलब कवियों ने जो रचना की है उन सबका उन्होंने संग्रह तो किया है, साथ ही साथ इन कवियों के जीवन वृत्त मतलब उनकी जीवनी भी कुछ हद तक उन्होंने लिखी है कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे उनका जीवन था, वह भी उन्होंने कुछ हद तक लिखा है। लेकिन वो इतिहास दृष्टि पर खड़े नहीं उतरती है। कौन सी पुस्तक, कालिदास हजारा। क्यों नहीं उतरती है, क्योंकि उसमें काल क्रमानुसार का और शक संवत का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक भाषा काव्य संग्रह, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। भाषा काव्य संग्रह ये है महेश दत्त शुक्ल। इसमें क्या हुआ है, केवल कवियों का परिचय है लेकिन इतिहास का ढांचा नहीं है। फिर वही बात, काल क्रमानुसार, शक संवत, इन सब का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ कवियों का परिचय मुख्य रूप से दिया गया है, इसलिए यही कारण है कि इसमें ये इतिहास के ढांचा पर ये खरे नहीं उतरते हैं, जिसके कारण इन्हें भी इतिहास की कोटि में नहीं रखा गया है। साहित्य इतिहास की कोटि में ये सारे पुस्तक नहीं आते हैं। तो समझ गए आप लोग, इन सभी पुस्तक के नाम और इनके रचनाकार के नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये भले ही साहित्य इतिहास के अंतर्गत नहीं आते हैं, बावजूद इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि नींव है ये नींव के रूप में जाने जाते हैं। यहीं से सबके दिमाग में आया कि साहित्य का इतिहास भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा के जो लेखन के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ हैं, अब हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक। सबसे पहला नाम जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुस्तानी। इस नाम को आप लोग बोलेंगे 4 बार, कम से कम एक बार सुनेंगे, कुछ 4 बार बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको लिखना जरूरी है। यदि आप इसे जब तक लिखते नहीं है
सही मायने में आप जान नहीं पाएंगे कि इसे लिखा कैसे जाता है और ये है क्या। तो इस्तवार द ल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसे जरूर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस्तवार द ल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक गारसा द तासी हैं। गारसा द तासी कौन से विद्वान, कहाँ के विद्वान? तो गारसा द तासी ये फ्रांसीसी विद्वान है। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। और कब की? तो 1839 ईस्वी में की थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन ग्रंथ का यह पहला प्रयास है। ये सबसे पहला प्रयास किया गया, सही मायने में नाम दिया गया, ये मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा हूं। तो ये पहला प्रयास है। यह 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण 2 भाग में, प्रथम भाग 1839 में आया और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहां तक समझ गए? मौखिक रूप से मैं शॉर्ट में बता दूं, इस्तवार द ल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक है गारसा द तासी। गारसा द तासी फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में साहित्यिक ग्रंथ की रचना की। कब की? 1839 ईस्वी में। यह 2 भाग में आया है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इस ग्रंथ की कुछ कमियां भी है। चूंकि यह पहला प्रयास हुआ, बावजूद इसके साहित्य इतिहास के रूप में इसे विशेष पहचान नहीं मिली है। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ की कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? तो इस इतिहास ग्रंथ की रचना फ्रांसीसी विद्वान में हुई है। सबसे पहली कमी तो ये है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेकिन हिंदी में नहीं है। फ्रांसीसी विद्वान थे, तो उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ही लिखा है। इस इतिहास ग्रंथ में लेखकों का वर्णन काल क्रमानुसार नहीं किया गया है। लेखक और रचनाकार का वर्णन हुआ है, लेकिन किसी काल का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णन किया गया है। जैसे अल्फाबेटिकल नाम होते हैं, पहले ए से जो भी नाम आए उनका फिर बी, फिर सी, फिर डी, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णन किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका ध्यान रखेंगे, ये है आपका गारसा द तासी द्वारा रचित इस्तवार द ल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत एग्जाम में आते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू के 738 कवियों का विवरण इस पुस्तक में दिया है। टोटल कितने कवि हैं? तो 738 कवि, और जिसमें मात्र 72 कवि ही हिंदी के हैं, बाकी सभी उर्दू के कवि हैं। आप समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ भी मैं VVI कर दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण यहाँ इस पुस्तक में दिया गया है, और जिसमें मात्र 72 कवि ही हैं जो कि हिंदी के हैं, बाकी सभी उर्दू के हैं। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये जो है इस्तवार द ल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ के विशेष में सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये महान विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान, के द्वारा गारसा द तासी के ग्रंथ में जो 72 हिंदी के कवि हैं, उन कवियों का विवरण उसमें उन्होंने क्या किया, उसे हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद कर दिया। मतलब इस पुस्तक में जो उन्होंने 72 हिंदी के कवि का उन्होंने वर्णन किया है, मात्र उन 72 कवियों को उन्होंने उठाकर हिंदी के जो 72 कवि है उनको हिंदी में अनुवाद किया। एक अलग पुस्तक लिखी, उसमें उन 72 कवियों का हिंदी में अनुवाद किया, और उस पुस्तक का नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गारसा द तासी द्वारा रचित ग्रंथ के 72 हिंदी कवियों का जो हिंदी में अनुवाद हुआ है, किस विद्वान ने किया है? तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने 72 हिंदी कवियों का अनुवाद किया, वो किस शीर्ष, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये है इस पुस्तक का नाम। ठीक है, क्लियर? दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ये भी नाम आप याद रखेंगे, बार बार आपको बोलने की जरूरत है ताकि आपको याद आ जाए। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी,
तो इसके लेखक हैं लेखक मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने 1884 में इस ग्रंथ की रचना की। अब इस ग्रंथ के बारे में हम लोग जान लें। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से उर्दू और हिंदी कवियों का ऐतिहासिक संकलन है, और उन्होंने मतलब हिंदी और उर्दू के जो कवि हुए जिन्होंने इतिहास से संबंधित जो वर्णन किया है उन सबका इन्होंने संकलन किया है, और उनका जो जीवन संग्रह है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। या हम ये कहें कि इस पुस्तक में मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू के कवियों का जो जीवन संग्रह जो है मुख्य रूप से उसका वर्णन हुआ है। रचनाओं को कम ध्यान में रखकर कवियों के जीवन को उसमें ज्यादा वर्णन किया गया, उसका ज्यादा ध्यान रखा गया है। इस ग्रंथ में काल क्रम का ध्यान रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा ग्रंथ जो इस ग्रंथ में सबसे पहले काल क्रम का ध्यान रखा गया। इसे तबका शुअरा भी कहा गया है। इतनी बड़ी पुस्तक है, इसका एक और नाम है, वो है तबका शुअरा। आप कहेंगे यही अच्छा है, इसी को याद कर लेंगे। नहीं, इसे तो याद आप जरूर रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तबका शुअरा पूछा जाएगा, मूल नाम क्या है, तो आपको ये लिखना है। ये नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो तबका शुअरा। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो। तीसरा है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था, और इसकी प्रमुख विशेषता, इसके ऊपर विशेष ध्यान आप लोग देंगे। यहाँ पर प्रमुख विशेषता के रूप में जो मैं ध्यान बता रही हूँ, इसे आप लोग दिमाग में बैठा कर रखेंगे। इस ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में हुई है, और हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ में यह पहली रचना है। मतलब अभी तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था वो दूसरी भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है वह है वो ये भाषा काव्य संग्रह। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो ग्रंथ है उसमें यह पहली रचना है। क्लियर? इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सरोज, इनका पूरा जो नाम है वह है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी जो रचना है वह है शिव सिंह सरोज। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद कवि बोल दिया हो, आप लोग याद रखेंगे शिव सिंह सरोज ये रचना का नाम है, ठीक है। और ये किनके द्वारा रचित है, तो शिव सिंह सरोज ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित है। और यह पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे किसी भारतीय के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भारतीय के द्वारा हिंदी भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया है तो वह ये है शिव सिंह सरोज। इससे पहले जो हम लोग पढ़े भाषा काव्य संग्रह, यह भी हिंदी भाषा में रचित है, लेकिन इसे साहित्य इतिहास कोटि के अंतर्गत उतनी महत्व नहीं दी गई है, क्योंकि सही मायने में इसमें काल क्रमानुसार इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन शिव सिंह सरोज ये एक ऐसा ग्रंथ जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया, भारतीयों के द्वारा लिखा गया, और इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखा गया है। इसमें कितने कवियों का वर्णन है, इसमें 1003 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी कृतियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ हिंदी के कवियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, यह जो ग्रंथ है यह हिंदी के कवियों का काल क्रमानुसार अध्ययन का प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास है। मतलब इसमें हिंदी के जितने भी कवि हैं उनका जो इन्होंने वर्णन किया, कितने कवि का वर्णन किया, 1003 कवि का। और इस ग्रंथ में इन्होंने काल क्रमानुसार का पूरा ध्यान रखा है, और काल क्रमानुसार का अध्ययन करने वाले ये जो ग्रंथ है यह प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में सही सच्चे अर्थों में प्रथम और महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना जा रहा है वह शिव सिंह सरोज को ही माना जा रहा है। उनकी रचनाओं के दो अंश हैं, एक है पूर्वार्ध अंश और दूसरा उत्तरार्ध अंश। पूर्वार्ध अंश में 838 कवियों की रचनाओं का अंश है। जो पहला अंश है वह है पूर्वार्ध, उसमें कितने कवि हैं पूर्वार्ध में,
838 कवि और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का विवरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। पूरे वर्णमाला के अकॉर्डिंग, हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अनुसार उस पद्धति का प्रयोग करके कवियों का वर्णन किया गया है, किंतु काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। शिव सिंह सरोज, ये जो ग्रंथ है इसकी इतनी सारी खूबियां हैं। यह जो है सबसे पहले काल क्रमानुसार अध्ययन का पूरा ध्यान रखते हैं। हिंदी की जितने भी कवियों का इन्होंने वर्णन किया सभी हिंदी के कवि हैं, सभी कुछ है, लेकिन इसमें काल विभाजन का और नामकरण का कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ का खूब सुंदर तरीके से अध्ययन किया है, गहन अध्ययन, और इसे कविवृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने कहा कि सभी कवियों का इसमें संग्रह किया गया है, महत्वपूर्ण कवियों का। ये इतिहास ग्रंथ के हिसाब से ना उतना महत्वपूर्ण होकर ये कविवृत्त संग्रह के दृष्टिकोण से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इस ग्रंथ को आधारभूत स्रोत के रूप में उपयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे ज्यादा वो इसे कहा जाए नींव का पत्थर जो बना, वो बना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना करने से पहले शिव सिंह सरोज को खूब सुंदर तरीके से पढ़ा। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित यह रचना शिव सिंह सरोज, यह इन्होंने अपने आधारभूत स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया और उन्होंने आभार प्रकट किया है इनके प्रति कि इनके कारण मुझे मदद मिली हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैंने लिखना शुरू किया तो इनके द्वारा रचित इस ग्रंथ का मैंने बहुत लाभ उठाया, मुझे इसके कारण बहुत सहायता मिली। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह चर्चा होती ही रहती है कि हिंदी के सबसे प्रथम कवि कौन है। अलग अलग विद्वानों ने यह राय दी है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो शिव सिंह सेंगर ने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पुष्प पुंड या पुष्पदंत जो कि हिंदी के कवि हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने सबसे प्रथम कवि किसे माना है, तो पुष्प को, पुंड को या पुष्पदंत को, ये तीनों एक ही के नाम है। पुष्प कहा जाए, पुंड कहा जाए या पुष्पदंत कहा जाए, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोस्तों, यह जो नाम आया आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, 5वां नंबर, पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे माना गया है, व्यवस्थित इतिहास, वह ये है। अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा अंग्रेजी में लिखी हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित हिंदी साहित्य है। क्यों पहला व्यवस्थित इतनी हिंदी साहित्य माना गया, जबकि यह कौन सी भाषा में लिखी गई, अंग्रेजी भाषा में। किनके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। पुस्तक क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, बावजूद इसके यह हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका मूल कारण यह है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ की कोटि में जो पैमाना दिया गया है कि किस शर्तों के आधार पर उसे साहित्य का इतिहास माना जाएगा, उसमें काल क्रमानुसार का ध्यान हो, शक संवत हो, उसका नामकरण हो, काल विभाजन हो, यह सब कुछ को ध्यान में रखा है किन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अब इस ग्रंथ के बारे में खास बात हम लोग जान लें तो इस ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। काल के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य के अंतर्गत 4 काल हुए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन्होंने तो ये 4 काल नाम नहीं दिए हैं, लेकिन काल के अकॉर्डिंग इन्होंने कवियों को व्यवस्थित किया है। तथा 952 कवियों का विवरण संख्या भी दिया है। उसमें इन्होंने ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उस ग्रंथ में इन्होंने टोटल 952 कवियों का वर्णन किया है और उन सभी 952 कवियों को काल क्रमानुसार विभाजित करके उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है, उनका विश्लेषण किया है, वर्णन किया है।
इस ग्रंथ की रचना अंग्रेजी भाषा में हुई है। यह सबसे माइनस पॉइंट हो गया इसका कि इस ग्रंथ की जो रचना हुई है वो अंग्रेजी भाषा में हुई है। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का वर्णन, जिसमें 886 कवि शिव सिंह सरोज में वर्णित है। मतलब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने जो 952 कवियों का वर्णन किया उसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज में वर्णित है। शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है बताइए? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और मात्र 66 नए कवियों का वर्णन इन्होंने अपनी ओर से किया है। मतलब इन्होंने शिव सिंह सरोज से बहुत मदद ली है। उसमें से 886 कवियों का इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन कर दिया और अपनी तरीके से अपनी ओर से इन्होंने मेहनत की है। कितने नए कवि ढूंढे? 66 नए कवियों को ढूंढा और उनका वर्णन इन्होंने अपनी ओर से किया। इसमें हिंदी के कवियों का ही वर्णन है। सबसे खास बात, इसमें किसी और भाषा के कवियों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें मात्र और मात्र हिंदी के कवियों का ही वर्णन हुआ है। इसमें कवियों का काल क्रमानुसार जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें जितने भी कवि हुए हैं सबका काल के क्रमानुसार, कोई वर्णमाला के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, काल के अनुसार। जो पहले जन्म लिए हैं उनका पहले हुआ है, जो बाद में जन्म लिए हैं उनका बाद में हुआ है। इन चीजों का इन्होंने खूब अच्छे से ध्यान रखा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुदित किया गया। मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हुआ है। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। और किन्होंने अनुवाद किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न होता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। और किस नाम से अनुवाद हुआ है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुदित किया गया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो काल विभाजन किए हैं उन सबको किस तरीके से किया है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पहली पुस्तक जिसमें काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का वर्णन 4 भागों में किया गया है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। पहला है चारण काव्य। चारण कौन होते हैं? जो राजा के दरबार में कवि रहते हैं, राजाओं का गुणगान करते हैं, उन कवियों को चारण कवि कहा गया है। तो ये है चारण काव्य। दूसरा है धार्मिक काव्य। भक्ति काल में जो काव्य लिखे गए सभी धार्मिक काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रेम काव्य, रीति काल में अधिकांश कविताएं जो लिखी गई है जिसमें प्रेम श्रृंगार का वर्णन अधिक है वो सब है प्रेम काव्य। और दरबारी काव्य, रीति काल में ही दरबार में जितने कवि लोग रहते थे उन सब का उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से वो दरबार में रहते हुए राजाओं के मन के अकॉर्डिंग कविता का रचना करते थे। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले पहले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो 4 काल है उसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है और भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन पहले विद्वान हैं। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब ये 2 विद्वानों के जो मत है इस ग्रंथ के विषय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारे बाबा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके मत को तो, इनके विचार को तो बस रट लीजिए। कोई एग्जाम नहीं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर के में जो रचना उन्होंने की है उस ग्रंथ के बारे में इन्होंने कहा है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, और इसमें कहा इन्होंने बड़ा भारी वृत्त संग्रह। दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरे विद्वान, ये भी महान विद्वान है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना है। डॉक्टर नगेंद्र ये जो इनकी जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इन्होंने कहा कि इसका नाम जो, इसे नाम से तो सच्चा इतिहास नहीं है, इस नाम से तो ये इतिहास नहीं मालूम पड़ते हैं, बावजूद इसके इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। और आचार्य शुक्ल का पूरा ध्यान रखना है, उन्होंने शिव सिंह सेंगर में कहा कवि वृत्त संग्रह और यहाँ है बड़ा भारी वृत्त संग्रह। तो ये
दोनों चीजों को रट के याद रखेंगे, ट्रिक बना लेंगे कि कैसे याद रखना है। शिव सिंह सेंगर के बारे में इन्होंने क्या कहा, और ये जॉर्ज क्रिएशन के ग्रंथ के बारे में इन्होंने क्या कहा। ये है हमारा छठा नंबर, महान विद्वान मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इनके द्वारा रचित ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना। मिश्र बंधु विनोद किनके द्वारा रचित है, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। मिश्र बंधु जो तीन भाई का एक पूरा समूह, उन तीन भाइयों को पुकारा जाता है मिश्र बंधुओं के नाम से, और इन तीन भाइयों ने मिलकर रचना की, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु के अंतर्गत जो तीन भाई आते हैं वह कौन कौन है, ये तीन का नाम पूरा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े प्रश्न आते हैं कि मिश्र बंधु में कौन है जो नहीं आते हैं। उसमें ये तीन नाम रहेंगे, एक कुछ और ही दे दिया जाएगा। तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ये तीन भाई हैं जिनको कहा जाता है मिश्र बंधु, और मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। इसमें ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में, और इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रथम के जो 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हो गई, और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कितना समय का अंतर हो गया। इस ग्रंथ में 4591 से भी अधिक, मतलब लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त और साहित्यिक परिचय शामिल किया गया है। उनका जो जीवन की जो घटनाएं हैं, उनकी जो जीवनी है, उतनी विस्तार से नहीं लेकिन संक्षिप्त रूप में, और उनका जो साहित्यिक परिचय है, उन सबको उन्होंने अपने इस ग्रंथ में शामिल किया। ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के काल विभाजन और कवियों की खोज में मील का पत्थर साबित हुआ है। मतलब इसमें जो इन्होंने काल विभाजन किया, कोई भी उसे अपने तरीके से अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर, और कवियों की जो इन्होंने खोज की, क्या कम कवि का इन्होंने वर्णन किया है, लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है, और उतने कवियों को इन्होंने खुद से खोजा, फिर उनका वर्णन किया, और कवियों की खोज में इनके द्वारा रचित यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद मील का पत्थर साबित हुआ है। कोई भी रचनाकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो मिश्र बंधु विनोद को जरूर पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर कवि वृत्त संग्रह, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बड़ा भारी वृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। इन 3 नाम को इन्होंने खूब याद रखना है, सबको याद रखना है। शिव सिंह सेंगर कवि वृत्त संग्रह, जॉर्ज ग्रियर्सन बड़ा भारी वृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधुओं की अन्य कृति भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वह है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न जिसका प्रकाशन हुआ है 1910 ईस्वी में। इस ग्रंथ की क्या विशेषता है वह सुनिए। इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं और 9 प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। हिंदी नवरत्न में 9 अध्याय और 9 प्रमुख कवियों का वर्णन है। 9 अध्याय में तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, बिहारी पे बहुत 2 बार आ गया है, इसे हटा देंगे, देव बिहारी, भूषण मतीराम, केशव, केशवदास, कबीर, कबीरदास, चंदवरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कवि शामिल है। अब टोटल कवि कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कवि का वर्णन इन्होंने किया है। और जबकि माना जाता है कि 9 प्रमुख कवियों का वर्णन किया है, आखिर कारण क्या है कि 10 कवि का वर्णन है और माना जाता है कि 9 ही कवि हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आप ये देखिए कि 9 अध्याय में तुलसीदास, इसका एक अलग वर्णन, सूरदास अलग वर्णन, देव अलग वर्णन, बिहारी अलग वर्णन, लेकिन भूषण और मतीराम को इन्होंने एक समान ही मान लिया। भूषण और मतीराम का वर्णन इन्होंने एक ही अध्याय में किया है और
इन दोनों में इन्होंने किसी को भी कम ज्यादा नहीं माना, इसलिए ये एक ही माने जाते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, दो अलग अलग कवि लेकिन दोनों को उन्होंने एक समान महत्व दिया है। केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से 9 कवि, 9 अध्याय, प्रमुख 9 कवि लेकिन मुख्य रूप से 10 कवि हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे तो ताज पहना दें, सबसे इंपॉर्टेंट, इसे पूरा ध्यान रखिएगा और पूरे ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है हमारे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित। मतलब कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा हो ही नहीं सकता है जिसमें इस ग्रंथ से संबंधित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कोई प्रश्न ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना 1929 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे इस साल को, इसको भूलना ही नहीं है। 1929 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक, व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। इससे पहले इतने व्यवस्थित ढंग से, इतने प्रमाणित ढंग से और इतने वैज्ञानिक तरीके से कभी भी कोई इतिहास नहीं लिखा गया था। प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा यह प्रकाशित हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। प्रारंभ में, सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में ये इस ग्रंथ को नहीं लिख रहे थे, बल्कि प्रारंभ में इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह लिखे थे। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास को पहले किस रूप में रचा गया था। तो पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में 1929 ईस्वी में इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया। इस पुस्तक में हिंदी के 1000 प्रमुख कवियों का वर्णन है। हिंदी के विकास में योगदान देने वाले सभी प्रमुख कवियों, इन्होंने ज्यादा कवि को नहीं लिया, ढूंढ ढूंढ के जो प्रमुख 1000 कवि थे उनको इन्होंने ढूंढ कर निकाला, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में खूब महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन सभी कवियों का इन्होंने वर्णन किया है, उन सभी कवियों को इन्होंने शामिल किया। कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कि उनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, उस पर उन्होंने पूरा वर्णन किया, उनकी रचनाओं का कुछ हद तक वर्णन किया और उस पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार भी दिए हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया है, जिसमें पहला काल है वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो ये 4 कालों में विभाजित किया गया है, किनके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। और इनमें से मात्र वीर गाथा काल नाम इनका नहीं रखा गया, उसके जगह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सुझाया गया नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहकर संबोधित किया, वह नाम को ज्यादा महत्व दिया गया। तो वीर गाथा काल इनके द्वारा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी वीर गाथा काल का महत्व है। लोग आज भी इस नाम को भी पुकारते हैं। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, यह जो कालों के नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही दिया गया है। काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 4 काल खंडों में विभाजित किया। 4 काल खंड, ये जो नाम है वही यहाँ पर है। सबसे पहला इनका काल है वीर गाथा काल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरा है भक्ति काल, जिसका समय है संवत 1375, यहाँ खत्म यहाँ स्टार्ट, 1375 से 1700। रीति काल संवत 1700 से 1900। और इन्होंने आधुनिक काल को गद्दी काल नाम दिया। ये बड़ा नाम प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्दी काल नाम किन विद्वान ने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्दी काल कहा है, क्योंकि इस काल में गद्य से संबंधित रचनाएं बहुत हुई है। इस काल को उन्होंने माना 1900 से 1984। संपूर्ण भक्ति काल को भी उन्होंने विभाजित किया है। संपूर्ण भक्ति काल को उन्होंने निर्गुण तथा सगुण, इन 2 रूपों में उन्होंने विभाजित किया। निर्गुण आप जानते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, सिर्फ उनके गुणों का, उनके नाम का स्मरण होता है। और सगुण, जिसमें मूर्ति पूजा होती है, भगवान के साकार रूप की आराधना की जाती है। तो भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा? 2 भागों में। कौन कौन?
निर्गुण धारा, शगुन धारा। निर्गुण को भी उन्होंने फिर दो भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुन धारा को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण धारा में जो उन्होंने दो भाग बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान की बातें ज्यादा हो रही थी और प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम की बातें ज्यादा हो रही थी, जिसमें सूफी संत आते हैं, और ज्ञानाश्रयी में जिसमें हमारे संत काव्य धारा के कवि आते हैं, जैसे कबीरदास, मलुकदास, ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। प्रेमाश्रयी में सूफी संत, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, ये सभी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। सगुन में राम भक्ति शाखा, इसके भी दो धारा चल पड़ी थी। एक वर्ग था जो राम की पूजा कर रहे थे, दूसरे भक्त थे जो भक्तों का जो ग्रुप था वो कृष्ण भक्ति भक्ति कर रहे थे। राम भक्ति में तुलसीदास प्रमुख थे और कृष्ण भक्ति में सूरदास प्रमुख थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो जितने भी बिंदु थे वह सब मैंने आपको बता दिया। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन इसके जो लेखक है वह है डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। अब आप सोचेंगे कि यदि हिंदी साहित्य का इतिहास आया तो हम कौन से लेखक का नाम बताएंगे, तो दोस्तों इस पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक की नाम पूछी गई तो उसमें यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं होंगे, और यदि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल होंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे। प्रकाशक वर्ष 1931 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशक वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी, और यह है 1931 ईस्वी। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट खूब महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इन्होंने आदिकाल को जयकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को जयकाल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। आदिकाल नाम किनका दिया हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और जयकाल किन्होंने माना? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने माना। और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहकर पुकारा है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में किसी भी कवियों तथा लेखकों की रचना संबंधी कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इन्होंने किसी भी कवियों का या लेखकों का उनकी रचना से संबंधित कोई भी उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पर। और 9वां है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विद्वान, महान विद्वान, हिंदी साहित्य के महान आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन से इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस ग्रंथ में आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। और शुक्ल जी के वर्गीकरण का, इतिहास के वर्गीकरण का इन्होंने अनुसरण किया। शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए जो वर्गीकरण किया अपने इतिहास ग्रंथ में, उन वर्गीकरण को भी इन्होंने ध्यान में रखा है और उनका अनुसरण भी किया है। मतलब शुक्ल जी द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उससे ये सहमत थे। राम कुमार वर्मा के द्वारा वर्मा के जो ग्रंथ है उसमें 7 उन्होंने पूरे जो प्रकरण को आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक के जो समय को उन्होंने 7 प्रकरणों में विभक्त किया। अपने ग्रंथ में इन्होंने 7 प्रकरण में विभक्त किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने 7 प्रकरण में कौन कौन है? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, राम काव्य, कृष्ण काव्य और प्रेम काव्य। 7 है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इन्होंने 7 प्रकरण में इसे बांटा है, एक तरीके से कहा अध्याय है यह। सबसे पहला इन्होंने आदिकाल को 2 भाग में बांट दिया है, संधि काल और चारण काल। फिर भक्ति काल की अनुक्रमणिका और फिर भक्ति काल, और फिर राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य। यही इनका आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का इन्होंने वर्णन किया है। विशेष वर्गीकरण
राम कुमार वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ मात्र आदिकाल से भक्ति काल तक का वर्णन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष वर्गीकरण जो इन्होंने किया है, इन्होंने निर्गुण धारा के संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहकर संबोधित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्गुण धारा और सगुण धारा कहकर बांटा था। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा को भी इन्होंने 4 धारा में बांटा। निर्गुण धारा की जो इन्होंने संत काव्य है उनको इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा नाम कौन से विद्वान ने दिया है, तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा नाम किन विद्वान ने दिया है, तो राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया। आदिकाल के जो पूरे समय है उनको इन्होंने 2 भाग में बांट दिया है, और पहला जो भाग है वह है संधि काल का, जिसमें इन्होंने सरहप्पा आदि कवियों का वर्णन हुआ है, और दूसरा हुआ है चारण काल, जिसमें उन्होंने दिखाया कि राजा के दरबार में रहने वाले ये कवि राजा के मन के अनुसार कैसे वर्णन करते थे। अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने संधि काल के अंतर्गत माना है। अपभ्रंश साहित्य जितने आपके सिद्ध जैन लोग थे, नाथ सिद्ध लोग थे, इन्होंने जो वर्णन किया है, इन्होंने जो साहित्य लिखे हैं, उन सभी अपभ्रंश के जो साहित्य हुए हैं उनको इन्होंने संधि काल के अंतर्गत माना है। 10वें नंबर पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महान विद्वान। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार पर यदि कोई जबरदस्त ढंग से तर्क देकर प्रश्न चिन्ह लगा दे, उनके तर्क को काटने का साहस किसी विद्वान ने किया है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महान विद्वान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित 3 ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कितने ग्रंथ लिखे हैं? 3 ग्रंथ। कौन कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये यहाँ पर तो आ गया है, यहाँ पे आप आदिकाल कर देंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसकी रचना हुई है, प्रकाशित हुई है 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हुआ है 1952 में प्रकाशित, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल ना कहकर उसे आदिकाल कहा है। जैसा मैं आपको बताती आ रही हूँ, आदिकाल को आदिकाल किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इनके द्वारा यह नाम ही सर्वमत के रूप में सहमत हुए। आदिकाल का और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? तो आदिकाल को इन्होंने सबसे अधिक विरोधाघातों का तथा संघर्षों का काल माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए जितने भी बिंदु है, मुख्य बिंदु, वह मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तो वैसे तो सभी बिंदु इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहला याद रखेंगे कि आदिकाल को इन्होंने ही नाम दिया, वीर गाथा काल इन्होंने माना नहीं, और आदिकाल को इन्होंने सबसे अधिक विरोधाघातों का और संघर्षों का काल माना है। 11वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लेखक कौन है? तो लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रतिपादित ढांचे में कुछ हद तक परिवर्तन करने का सार्थक प्रयास इन्होंने किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास का ढांचा तैयार किया था, उसमें इन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हो गए। एक सार्थक प्रयास इन्होंने किया। दूसरा मुख्य बिंदु, संपूर्ण साहित्य को इन्होंने 3 कालों में विभाजित किया। क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी नाम को इन्होंने नहीं माना, बल्कि इन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैन कवि शालिभद्र सूरी को ये हिंदी भाषा का प्रथम कवि माने हैं। शालिभद्र सूरी को ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी भाषा का प्रथम कवि किन विद्वान ने माना? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। अब दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आ जाते हैं जो कि याद रखने की जरूरत है। अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और रीतिकाल की भूमिका, ये जो 3 नाम है, ये तीनों को आप याद रखेंगे
बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और रीतिकाल की भूमिका, इन तीनों ही ग्रंथ के संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास, जिनका रचना कब हुई है 1909 से 1914 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों ये जो ग्रंथ है खूब महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्त, हिंदी साहित्य का इतिहास जो गारसादा तासी से शुरू हुआ और आज तक लिखा जा रहा है, बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जिसके बारे में सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको एक नोट्स बनाकर मैंने आपको समझाया है। ये वीडियो आप सब जिस भी बच्चों ने लास्ट तक देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। यह वीडियो कम से कम तो आप लास्ट 2 बार जरूर देखेंगे, ताकि आपको इतिहास से संबंधित यदि कोई समस्या रहे तो पूरी तरह से उसका समाधान हो जाए। तो दोस्तों यह टॉपिक मैं अपना यही समाप्त करती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित और भी मेरी वीडियो आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी, और भी नोट्स बनाकर मैं आपको अलग अलग वीडियो दूंगी। आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि यह आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा और आपके परीक्षा को आसान बनाएगा। तो मैं अपना ये टॉपिक यही समाप्त करती हूँ, इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो भी यहीं पर रोकती हूँ। मैं आपको अगले टॉपिक को अगले वीडियो में समझाऊंगी। इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, फीडबैक के रूप में प्लीज मुझे अपना कमेंट दें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।